नमस्कार। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया पार्ट 3 के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक के विभिन्न तथ्यों की जानकारियाँ, राज्यों में अंतर, उसके कारण तथा विश्व के कुछ पर्यावरण, जनसंख्या तथा संसाधनों के उपयोग से संबंधित जो कंसर्न चिंता हैं उनके बारे में कुछ जो प्रयास किए गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले कुछ तथ्य जो फैक्ट्स हैं HDI से संबंधित। इंडिया रैंक्ड 130 अमong 188 कंट्रीज इन 2017 बाय UNDP रिपोर्ट। 2017 की UNDP रिपोर्ट के अनुसार भारत की HDI रैंक विश्व में 130वीं हो गई है, जो पहले 2016 में 131वीं थी। केवल एक रैंक में सुधार हुआ है। मानव विकास सूचकांक में ये बहुत ही धीमी प्रगति है। India has been placed among the countries showing medium human development. भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों में शामिल है। इन इंडियन स्टेट्स केरला रैंक्ड फर्स्ट। भारत के राज्यों में HDI रैंक में केरल राज्य प्रथम है, जिसके लिए वहाँ पर साक्षरता की उच्च दर सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति में काफ़ी अच्छी स्थिति है। सेक्स रेशियो वहाँ पर काफ़ी कम है। महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है। शिक्षा तथा नौकरियों में वो आगे हैं। ये सब उपलब्धियाँ उसको HDI में पहला स्थान देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर अमंग हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वैल्यू, जो 0.7 से अधिक वैल्यू वाले जो 14 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र जहाँ पर उच्च मानव विकास गुणांक है। इन राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुँच, इन पर प्रयास किए गए हैं। सरकार तथा मानव प्रयास के द्वारा ये राज्य उच्च मानव विकास प्राप्त करने में सफल रहे हैं। 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन द मीडियम HDI वैल्यू, जो 0.650 से अधिक वैल्यू वाले 12 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जो मध्यम मानव विकास वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं। 9 स्टेट्स आर इन एवरेज HDI वैल्यू, जहाँ 0.64 से कम मानव विकास सूचकांक में उनका गुणांक है। ऐसे 9 राज्य हैं जहाँ पर मानव विकास एवरेज, जो भारत का एवरेज है, उस कैटेगरी में आते हैं, अर्थात निम्न मानव विकास है इन राज्यों में, जिनमें बिहार सबसे निचले स्थान पर है। इसके अलावा अन्य राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं। इन राज्यों में जनसंख्या अधिक होना, साक्षरता दर कम होना, गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या अधिक होना, औद्योगिक विकास कम होना, संसाधनों तक निम्न स्तर तथा समाज के निम्न वर्गों की पहुंच कम होना तथा विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आधारभूत संरचनाओं का कम होना प्रमुख कारण है। Top 5 states in HDI have high literacy rate, good health status and good access to resources. भारत के मानव विकास सूचकांक
के शीर्ष 5 राज्य अपनी उच्च साक्षरता दर, अच्छा स्वास्थ्य तथा संसाधनों तक अच्छी पहुंच आदि प्रमुख कारण हैं। स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश which have low HDI rank, have low literacy rate, poor health conditions, poverty and less industrialization development, and less access to the resources are main reason। निम्न विकास सूचकांक वाले बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में निम्न साक्षरता दर, निम्न स्वास्थ्य दशाएं, निम्न औद्योगिक विकास, गरीबी तथा संसाधनों तक कम पहुंच प्रमुख कारण हैं। पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इशू। Balancing between population and resources is a necessary condition। Thinkers like Robert Malthus voiced first his concern about growing scarcity of resources as compared to the human population। Proper distribution of the available resources is also considerable। Many thinkers voice for limiting our development, and its distribution is more essential to all communities। जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच संतुलन एक आवश्यक शर्त है। विकास के लिए रॉबर्ट माल्थस जैसे विचारकों ने सबसे पहले जनसंख्या की तुलना में संसाधनों की कमी की बात उठाई। संसाधनों की कमी के साथ साथ उनका सही वितरण, समाज के हर वर्ग तक उनकी पहुंच भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें विकास को सीमित करना भी जरूरी है, जिससे यह संतुलन बना रहे। सिविल सोसाइटीज शुड कम फॉरवर्ड फॉर रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर ऑन वार, आर्मी, न्यूक्लियर वेपन्स, एंड दिस फंड should be utilized for the welfare, peace and removing social discrimination। सिविल सोसाइटी को सेना, युद्ध, परमाणु हथियार पर संसाधनों के दुरुपयोग को रुकवाने तथा इस धन को शांति, कल्याणकारी योजनाओं, असमानता दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। विश्व में बहुत से देशों ने, सिविल सोसाइटी ने विश्व युद्धों के समय से ही इन चिंताओं पर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। पश्चिमी देश या अन्य विभिन्न देशों में इस तरह के विभिन्न आंदोलन भी होते रहे हैं, शांति के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं तथा इनके लिए विभिन्न विचारक भी आगे आए हैं। सिविल सोसाइटी को सेना, युद्ध, परमाणु हथियार पर संसाधनों के दुरुपयोग को रुकवाने तथा इस धन को शांति, कल्याणकारी योजनाओं, असमानता दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। महात्मा गांधी also worked for the limited use of resources, environmental conservation and removing social inequality। He voiced during his movement for freedom। He worked for downtrodden society। महात्मा गांधी ने भी संसाधनों के सीमित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण,
तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए थे। उन्होंने प्रकृति ने हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कुछ दिया है, जिससे हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसने लालची लोगों के लिए कुछ नहीं दिया है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं उनके संसाधनों के संबंधित विचारों में। उन्होंने संसाधनों के संरक्षण, अपनी आवश्यकताएं सीमित करने, जिससे सभी लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सकें, इसके लिए अपने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के अंतर्गत भी ये प्रयास किए। वो हमेशा सामाजिक समानता के लिए प्रयास करते रहे। जहाँ भी असमानता थी उसे दूर करने के लिए उन्होंने हरिजन पत्रिका शुरू की, निम्न वर्ग के लोगों को सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करने की शुरुआत की, तथा उन्होंने गांव स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही, जिससे संसाधनों को सीमित किया जा सके। वो खुद केवल एक धोती के रूप में वस्त्र उपयोग करते थे, जो न्यूनतम था, और यही वो संदेश दूसरों को देते थे कि हमारे जो सीमित संसाधन हैं वो सब के लिए होने चाहिए, न कि कुछ धनी लोगों के लिए। इस असंतुलन के लिए उन्होंने हमेशा अपनी चिंता व्यक्त की। वर्ल्ड कंसर्न, विश्व की चिंताएं। विश्व में भी विभिन्न प्रयास किए गए, जिनमें थिंकर्स ने, राइटर्स ने पुस्तकें लिखी तथा विकास से संबंधित अपनी अवधारणाएं विश्व के सामने लाए, जैसे कि क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट ने लिमिट टू द ग्रोथ 1972 में प्रकाशित की। इसी तरह शूमेकर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल 1974 में प्रकाशित थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है तथा काफ़ी इसका सर्कुलेशन हुआ। इसी तरह ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में प्रकाशित हुई, और फाइनली इन द एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस 1993, जिसमें पहली अर्थ समिट रियो डी जनेरियो में हुई थी, दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में, और इन्होंने सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ न्यूनतम एजेंडा तैयार किया था विश्व के देशों की सहमति के साथ। तो ये एजेंडा एक महत्वपूर्ण पहल थी सतत पोषणीय विकास के लिए, क्योंकि जो विकास हमारा सतत कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, तब हम भावी पीढ़ी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। और मानव विकास का जो लक्ष्य है कि मानव विकास केवल आर्थिक विकास नहीं है, मनुष्य का संपूर्ण विकास है, तथा हर पीढ़ी के लिए संसाधन सुनिश्चित होने चाहिए, संसाधन संरक्षण होना चाहिए तथा पर्यावरण संतुलन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस इसी कंसर्न को आगे बढ़ाती थी, और इसके बाद भी अन्य रियो डी जनेरियो कॉन्फ्रेंस हुई। इसके अलावा अन्य भी प्रयास विश्व स्तर पर इसके लिए होते रहे हैं। इस प्रकार भारत में मानव विकास के लिए लगातार प्रयास को और गति देने की ज़रूरत है। जो हमारी विश्व में स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार की अभी ज़रूरत है। धन्यवाद।